हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर डिफरेंट सीरीज स्टार्ट की हुई है केवीएस पीआरटी ईवीएस को लेकर के। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल जो न्यू सीरीज स्टार्ट की है वो की है केवीएस पीआरटी जनरल साइंस सेक्शन के लिए। ठीक है, काफ़ी बच्चे कह रहे थे मैम जनरल साइंस में कराइए, तो उसकी भी मैंने सीरीज स्टार्ट की है। मोशन के मैंने पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये देखने से पहले, ये पार्ट 4 है आज का जो पार्ट है, ये देखने से पहले पार्ट 3 तक देखिएगा, क्योंकि वो बेसिक है, जिसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताई गई है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में क्या अंतर है, क्या होता है ये, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है, तो ये सारी तमाम चीज़ें कराई गई है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ग्राफ्स ऑफ मोशन के बारे में बात हुई है, तो वो चीज़ें ज़रूर देखिएगा। आज जो हम पढ़ेंगे ना बेटा, वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन की। ठीक है, लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन को हिंदी में हम कहते हैं एक रेखीय गति। क्या कहते हैं? एक रेखीय गति। नाम से ही पता चल रहा होगा, एक रेखीय गति मतलब एक लाइन में चलेगा, है ना। तो अगर कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है ना, तो उसको हम कहेंगे लीनियर मोशन में है कोई भी वस्तु या कोई भी प्राणी। आप अगर ये सोच रहे हो कि सिर्फ मैम कार का, ट्रक का, ट्रेन का यही एग्जांपल लेते, तो आप खुद भी अगर आप मान लीजिए एक रोड पर फुटपाथ के अलोंग चल रही हो, ठीक है, तो एक स्ट्रेट रोड पर आप फुटपाथ के अलोंग चल रहे हो, तो आपका जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन ही होगा। वही अगर मैं बात करूँ कि अगर एक ट्रेन या रेलगाड़ी एक स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर चल रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर चल रही है, तो हम कहेंगे कि जो ट्रेन का जो मोशन है वो है लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, एक रेखीय गति में चल रही है। ऐसे ही कार का भी एग्जांपल ले सकते हो कि एक स्ट्रेट रोड है और उस पर जब कार मूव कर रही है तो इट इज़ इन रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन। अब ये चीज़ तो हो गई, ये चीज़ तो इतना ज़्यादा डीप में आपको बताने के लिए है भी नहीं। ठीक है, तो अब ना मेन मुद्दे पे आते हैं कि ना बेटा, ये जो बनाया हुआ है ना, यहाँ देखिए कि एक ना गाड़ी ने आपको पहले सिचुएशन देती हूँ, दिमाग में पहले सोचिएगा, ठीक है, और सही हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम हम भी यही सोच रहे थे। और आपका जो अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो उसी से लिंक करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कोरिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है प्रीवियस वीडियोस के साथ, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। अब देखिए कि एक गाड़ी ने क्या किया कि यहाँ से स्टार्ट किया, ज़ीरो है ये, ठीक है, 1 हुआ, ठीक है, 1 सेकेंड के बाद 10 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो 10 मीटर तय किया। फिर दूसरी सेकंड में क्या हुआ, फिर 10 मीटर। तीसरी सेकंड में क्या हुआ, ये एस है, कभी ये सोचो कि मैम ने क्या लिखा है, ठीक है, 1 सेकंड है बेटा ये। फिर चौथी सेकंड में क्या हुआ, तब भी 10 मीटर, और वो ना ई पर पहुंच गया, ठीक है, फाइनली ई पर पहुंच गया। तब देखिए जब 1 सेकंड में 10 मीटर हो रहा है, तो इट मीन्स कि वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, यही तो होगी वेलोसिटी। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अब आपको ना ये बताना है मुझे कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है ये कार या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, समान गति में है या असमान गति में। तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ग्राफ्स पर भी ये सब रिप्रेजेंट करके सिखा चुकी हूँ। तो यूनिफॉर्म मोशन के में है ये, पहली बात तो ये है कि यूनिफॉर्म मोशन में है ये कार। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगी कि यूनिफॉर्म मोशन में ना 2 चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि अगर कोई भी वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अगर कोई भी वस्तु इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में, समान समय में समान दूरी अगर कोई वस्तु तय करती है, तो इट मीन्स कि वो समान गति से चल रही है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है वो पर्टिकुलर चीज़। तो अब ये चीज़ तो हो गई, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म तो बताया हुआ है। अब मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि बेटा जब ये कार जो है ये यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा कार का वो क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ऑप्शन भी देना चाहूँगी, ठीक है, मान लीजिए आपका एक इस तरीके से सिचुएशन फॉर्म में आ गया कि इस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन में है, तो एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, और ऑप्शन 1 दे दिया आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, बढ़ता हुआ होगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, कुछ भी आप सोच सकते हो। दूसरा होगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा आपका कि 0 होगा, और चौथा हो जाएगा आपको नन ऑफ दिस। चौथा ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। कंडीशन मैंने आपको बता दी कि क्या यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो उसका एक्सेलरेशन या फिर त्वरण क्या होगा। तो जिन भी बच्चों का आंसर ना
ज़ीरो हो है वो सब सही है, ठीक है। जिन भी बच्चों का आंसर ज़ीरो है वो सब सही है। कैसे? एक्सेलरेशन बेसिकली बेटा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी, यही तो बताया था मैंने, चेंज इन द वेलोसिटी। जब मैंने एक्सेलरेशन त्वरण बता रही थी आपको, तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया हुआ है कि वेग में जब बदलाव आता है ना, तो उसको कहते हैं हम एक्सेलरेशन। और जब बेटा यहाँ पर वेग में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी आगे चलने पर यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है, जब वेग में ही बदलाव नहीं आ रहा है तो आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे कर दोगे? तो यहाँ अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो वी है आपकी, ये तो फाइनल में से हम इनिशियल को घटाते हैं, तो देखिए बेटा यहाँ अगर हम 10 मीटर में से 10 मीटर करा और 1 सेकंड का हमारा जो टाइम लग रहा है, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, ये देखिए 10 मीटर में से v माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। जब 10 माइनस 10 ये जो इनिशियल है और ये जो ये 10 मीटर का तय कर रही है, ठीक है, तो 1 करेगा तो क्या आ जाएगा? ज़ीरो ही तो होगा, ज़ीरो ही तो होगा। और एक तरीके से आप खुद सोचिए कि 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ वेग में कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा, और एक्सेलरेशन की हमारी डेफिनेशन ये होती है, हमने पढ़ाई ये है कि चेंज इन वेलोसिटी इज़ एक्सेलरेशन। जब हमारा एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में या वेग में कोई बदलाव नहीं होता, एक्सेलरेशन तो हमारा ज़ीरो ही होगा, राइट। तो यही चीज़, ये कंडीशन आपको पूछना चाहती थी। तो इस फॉर्म में क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? ज़ीरो होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको लिखी हुई है। लेकिन जब अब मैं कहूँ कि हमें ना ये गाड़ी एक्सेलरेट करनी है, हमें चाहिए बदलाव, मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन आए, ज़ीरो ना आए, तब क्या हुआ होगा, क्या कंडीशन होगी? क्योंकि वेग में ना कुछ बदलाव हुआ होगा। यहाँ अगर 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो उसमें कुछ 10 मीटर के बाद 20 मीटर पर सेकंड ट्रेवल किया हुआ अगली सेकंड में, तीसरे सेकंड में हो सकता है 15 मीटर पर सेकंड हुआ हो, चौथी सेकंड में फिर 10 मीटर पर सेकंड, कुछ ऐसा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? जहाँ हमारी जो वेलोसिटी घट बढ़ रही है, एक समान नहीं है ना, ये समान समय तो है, इंटरवल ऑफ टाइम तो सेम है, ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, लेकिन जो हमारी वैल्यू, जो हमारा जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ना, वो हमारा समान नहीं है, ठीक है। समान समय में असमान जो दूरी तय होती है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा ना, तो वेलोसिटी में या वेग में भी बदलाव होगा, वेग में भी क्या होगा? बदलाव होगा। कि पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी कोई कार, फिर 20 मीटर पर सेकंड से गई, फिर 30 मीटर पर सेकंड से गई, फिर 15 मीटर पर सेकंड से गई। तो ये, इसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। क्या कहेंगे हम? कि जो बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तभी वो क्या हो सकता है? एक्सेलरेट हो सकता है। उसको हम तब कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्योंकि यहाँ जब हम वेग त्वरण निकालेंगे ना, तब हमारा कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जो है ना बेटा, वो उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? ज़ीरो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टाइप है मोशन की, अगले टाइप पर आते हैं, ठीक है। तो दूसरा आ जाता है हमारा रोटेशनल मोशन। कौन सा आ जाता है? रोटेशनल मोशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घूर्णन गति, ठीक है। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, जब ना अपने अक्ष पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमते ना, उसको कहते हैं हम रोटेशनल मोशन। जैसे हमारी जो अर्थ है ना, हमारी जो पृथ्वी है, वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री के इंक्लाइंड करके एंगल, 23.5 डिग्री, 23.5 मतलब 23.5 डिग्री के एंगल पर जो घूमती है ना, वही, वो भी एक तरीके का रोटेशनल मोशन है, और रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक कर्व्ड पाथ जब बॉडी फॉलो करे, तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब ये जो रोटेशनल मोशन है ना, ये जब आप मान लीजिए, इसमें एग्जांपल्स की अगर बात करूँ, तो एग्जांपल्स में ना, तो एग्जांपल्स की अगर बात करूँ तो बेटा, जो ये कार जब आपकी चलती है, ठीक है, मूविंग कार हो गई, मूविंग आपका स्कूटर है या कुछ भी है, जब भी आप चलते हैं तो क्या होता है कि कार जो होती है वो रोटेट करते रहते हैं। पहिए जो होते हैं, व्हील जो होते हैं गाड़ी के या आपके बाइक के या स्कूटर के या साइकिल के, किसी भी चीज़ के, तो वो क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। या फिर फ़ैन का एग्जांपल ले सकते हो कि फ़ैन जो है वो भी ऐसे एक मतलब एक्सिस पर घूमता रहता है। या फिर आप कह सकते हो कि कोई पर्सन अगर समरसोल्ट अगर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। समरसोल्ट का आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। एक इमेज भी इसकी दिखा दूंगी ताकि और क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ या फिर अर्थ रोटेटिंग ऑन इट एक्सिस, ये सब एग्जांपल है किसके? रोटेशनल मोशन के, ठीक है। ये आप इमेज देख सकते हो समरसोल्ट परफॉर्म करते हुए कि किस तरीके से यहाँ रोटेट होती है बॉडी,
मेन चीज़ क्या आ रही है, मेन चीज़ आ रही है कि रोटेट हो रही है बॉडी, ठीक है, एक कर्व्ड पाथ फॉलो कर रही है। तो ये डिफरेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रोटेशनल मोशन बहुत ही आसान और इतना कुछ समझाने वाली ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट आ जाती है पीरियोडिक मोशन, जिसको ना हिंदी में कहते हैं आवर्त गति, ठीक है। ये आवर्ती मुझसे गलती से लिख दिया गया था, इसको आवर्त गति आप कह सकते हो। पीरियोडिक मोशन में क्या होगा बेटा, इसमें ना जो आपकी देखिए इसमें क्या होगा कि मोशन जो होगा ना वो एक रिपीट करेगा, मतलब एक रेगुलर साइकिल के बाद या रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ना मोशन रिपीट होगा। अब इसमें ना पानी की वेव भी हो सकती है, ठीक है, जो समुद्र में लहरें उठते हैं उसको भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक ट्यूरिंग फोक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो हमारा जो झूला होता है पार्क्स में, ठीक है, पार्क्स में जो झूला होता है, स्विंग होता है, जिस पे बैठकर आप बचपन में खूब झूले होंगे, तो वो भी एग्जाम्पल किसका है, पीरियोडिक मोशन का। या फिर जो अर्थ जो हमारा जो सन के चारों ओर जो चक्कर लगाता है एक ऑर्बिट में, तो वो जो एलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हुए, तो उसको भी क्या कहेंगे, ये एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन के। अब नेक्स्ट जो आ जाता है ना बेटा, वो आ जाता है ऑसिलेटरी मोशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दोलन गति। क्या कहते हैं, दोलन गति। अब दोलन गति ना और पीरियोडिक मोशन को ना कई बार ना लोग क्या कहते हैं कि सेम होते हैं दोनों। क्या कहते हैं कि ये दोनों ना बराबर होते हैं या एक एक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना इनमें डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस ना हर कोई आपका क्लियर नहीं करेगा। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, वो डिफरेंस आपका हर कोई क्लियर नहीं करेगा, इसलिए क्लासेस को बिल्कुल ध्यान से सुना कीजिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति में जब बेटा कोई भी वस्तु होगी ना, वो एक टू एंड फ्रो मूवमेंट को फॉलो करेगी। क्या होगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट को फॉलो करेगी। अब देखिए, ये जो आप जैसे अब आपने पेंडुलम का जब एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से, मतलब ये जो गति, ये टू एंड फ्रो मूवमेंट, ठीक है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, कि यहाँ से पहले यहाँ गई, इधर से गया मूव होते हुए इधर, और ये एक साइकिल पूरी हुई, ठीक है, यहाँ यहाँ और ये अपनी जगह पर जहाँ से शुरू हुआ था, ये एक जो पूरा मतलब गति जो हुई, ठीक है, इसको कहेंगे जो पीरियोडिक मूवमेंट है। मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूवमेंट इसमें होती है, ठीक है। तो मोशन ऑफ बॉब जो है ना, वो सिंपल पेंडुलम में जो बॉब होता है वो एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। और आगे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप और अच्छे से समझोगे, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उसमें भी एक तरीके का टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है। स्विंग की अगर बात करूँ ना मैं, ये जो झूला आप देखोगे ना, ऐसे वाले झूले जो आपने पार्क्स में झूले होंगे, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, बैक एंड फोर्थ, ये आगे पीछे जाता है ना। जब आप यहाँ बैठते हो और आपको कोई पीछे से जो मतलब पुश करता है झूले को, तो ये आगे और पीछे ये बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है, ठीक है, यही है आपका टू एंड फ्रो मोशन, ठीक। ये आपका जो मैंने अभी आपको बताया पीरियोडिक मोशन का, तो ये जो पीरियोडिक मोशन का भी आपका एग्जाम्पल है, और साथ में ये ऑसिलेटरी मोशन का भी एग्जाम्पल है। ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये आप स्प्रिंग का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि इसमें भी जब आप नीचे पुश करोगे, अप डाउन करोगे, तो भी ये एक तरीके का जो मोशन होगा, इसका भी एग्जाम्पल में आप ले सकते हो। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन दोनों इस चीज़ में भी आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि ऑसिलेशन जब भी होगा ना, उसमें एक फिक्स्ड मीन से, ठीक है, एक जो फिक्स्ड जो ये जो मीन है ना, यहाँ जो मीन है वो क्या है, ये है मीन, कि यहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ से शुरुआत हो रही है, और ये जो बॉब है ना, यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा और फिर यहाँ अपनी पोजीशन पे आएगा लौट करके, ये जो है, ठीक है। तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होती है वो सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन में होती है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन, हर एक दोलन गति का जो उदाहरण है या कुछ भी आप कह सकते हो, हर एक दोलन गति पीरियोडिक मोशन होती है। ध्यान से सुनिएगा, हर एक दोलन गति पीरियोडिक मोशन होती है, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता, ठीक है। हर एक, मैंने क्या कहा, हर एक आवर्त गति ऑसिलेटरी या फिर दोलन गति नहीं होती। तो ये इन दोनों में ना थोड़ा सा भेद होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए बिल्कुल।
ठीक, अगर यहाँ बात करूँ ना मैं टाइम पीरियड की कि इसमें आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, इसमें आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। एल क्या होती है, लेंथ होती है, लंबाई होती है, जो ये जैसे ये यहाँ ये जो लंबाई है ये चीज़, ठीक है। अब जी क्या है, जी है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने का। अब ना एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो नोट में मैंने लिखा हुआ ना कि टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, बेटा सेकंड पेंडुलम ना, जैसे यहाँ आपने सिंपल पेंडुलम के बारे का ये जो बॉब वाला जो देखा ना ये है सिंपल पेंडुलम, ऐसे ही इसी तरीके से सेकंड पेंडुलम होता है, ठीक है। ये सेकंड मतलब दूसरा वाला पेंडुलम नहीं, ये नहीं है कि दूसरा पेंडुलम, ऐसा नहीं है। इसको हिंदी में लोलक कहते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड मतलब ये जो टाइम वाला सेकंड होता है ना वो वाला सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। मिनट सेकंड जो होता है ना वो सेकंड पेंडुलम उसकी बात हो रही है। तो उसका जो टाइम पीरियड होता है ना बेटा वो होता है 2 सेकंड्स का। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज़ 2 सेकंड्स। याद रहना चाहिए ये पीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बिल्कुल पता होना चाहिए आप लोगों को। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्कुलर मोशन, जिसको हम वृत्तीय गति भी कहते हैं, ठीक है। क्या आ जाते हैं, सर्कुलर मोशन, जिसको हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वृत्तीय गति। आपने ना अब इससे ना ये चीज़ आप मत देखिए अभी, यहाँ ना बात सिंपल सी करना चाहूँगी कि आपने ना जब छोटे होंगे ना तो आपने ना एक खेल खेला होगा। खेल क्या कि आपने ना एक छोटा सा पत्थर लिया होगा और उस पर ना धागा लपेट करके, एक धागा लपेट करके और अपने सिर के ऊपर से ना गोल गोल घुमा करके एक दिशा में छोड़ा होगा। इस तरीके की एक्टिविटीज़ की होगी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो इस चीज़ को, ये जो आप अपने स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो ना इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक्टिविटी की होगी कि आपने एक पत्थर पर एक रस्सी या फिर धागा बांधा होगा, ठीक है। रस्सी तो नहीं बन के देती, एक धागा बांधा होगा और उसको अपने सिर के ऊपर से ना ऐसे गोल गोल घुमाकर और एक डायरेक्शन में अगर आप छोड़ दो तो उसकी जो पोजीशन होती है ये आपका जो पूरा मतलब एग्जांपल है किसका है, सर्कुलर मोशन का। तो जब आप ना उसको छोड़ देते हो ना एक डायरेक्शन में, जब आप उसको छोड़ देते हो एक दिशा में, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ छोड़ी, तो ये छोड़ने के बाद ये मतलब ये आप जैसे घुमा रहे थे और आपने फिर एक दिशा में छोड़ दिए, तो वो क्या होगा कि वो दिशा यू चेंज होगी, चेंज होगी, टेंजेंशियली मूव होगा, ठीक है। तो ये दिशा जो परिवर्तन होगी ये किस में होगी बेटा, ये सर्कुलर मोशन में। यहाँ किसकी बात हो रही है, सर्कुलर मोशन की। तो शुरू में तो ना ये जो वेलोसिटी होती है इसको जब हम गति गति कैसे होती है इसमें कि जो हम हाथ को जो रोटेट करते हैं ना ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, सर के ऊपर से जो हम, हाँ तो बेटा मैं कह रही थी कि इट ऑल्सो हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें भी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। शुरू में जो आप हाथों को घुमाते हो ना तब इसमें क्या होती है, वेलोसिटी होती है। लेकिन जैसे ही उसको छोड़ते हो ना और इसकी जो डायरेक्शंस चेंजेस होती जाती है, डायरेक्शंस चेंज होती जाती है, इसकी वजह से होता है इसमें त्वरण, ठीक है। जब हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने अभी आपको पढ़ाया और मैंने कहा कि जब यहाँ भी यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटा वहाँ पर ना एक्सेलरेशन 0 होता है, तो यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन क्यों आएगी, तो ये जो दिशा में बदलाव आता है ना, जब हम उस मान लीजिए रॉप वाले एग्जाम्पल को ले रही हूँ मैं कि एक जो स्टोन है उसके ऊपर आपने एक रॉप को टाई कर दिया है, ठीक है, उसी एग्जाम्पल को ले रही हूँ, या थ्रेड पर बांध दिया है आपने एक स्टोन को और उसको आप सर के ऊपर से गोल गोल घुमा रहे हो और उसके बाद छोड़ रहे हो, तो वो जो आपने वेलोसिटी आपके हाथ के थ्रू आई और फिर वो जो दिशा चेंज होती गई तो उससे क्या हुआ, त्वरण हो गया। इसी वजह से हम इस वाले मोशन को क्या कहते हैं कि एक त्वरित मोशन है, ठीक है, इसमें त्वरण होता है। अब ना बात आ जाती है, अब आपको कुछ थोड़ा सा ना समझने की ज़रूरत है। समझने की क्या ज़रूरत है, अच्छा इसके कुछ और अगर एग्जांपल्स आपको चाहिए हो तो भाई जैसे सीलिंग फ़ैन जो होता है हमारा वो मूव करता है उसके ब्लेड्स, तो वो चीज़ भी ना सर्कुलर मोशन का भी एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। या फिर एक कार है और रेस ट्रैक है, ठीक है, और उसमें ऐसे कर्व है, तो वो चीज़ भी किसका एग्जाम्पल हो जाता है, सर्कुलर मोशन का ही, ठीक है। एक कार है और रेस ट्रैक पर एक कर्व्ड पाथ फॉलो करना है, ठीक है, कर्व्स में घुमानी है, तो वो चीज़ भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ये चीज़ तो हो गई। बात आ जाती है अब यहाँ पर, बात आ जाती है कि इस तरीके से हमारा जो ये सर्कल में घूमा और ये जो आप जैसे लेकर के खड़े हो धागा, ठीक है, ये धागा इस तरीके से घूम रहा है,
ठीक। अब ये जो धागा घूम रहा है, ये यहाँ से ये जो है, ये वाला जो, ये मान लीजिए ये ओ है आपका ये, ठीक। तो ये आपकी क्या होगी, त्रिज्या हो गई, ठीक है, ये हो गई त्रिज्या। और ये जो है, ये यहाँ से मान लीजिए ए से लेकर के बी तक का इतना जो सरकमफेरेंस ट्रेवल की, ठीक है, ये ए है हमारा, ये हमारा बी है, ये हमने एस कुछ सरकमफेरेंस ट्रेवल की है, ये जो आर्क जो आपको दिख रही है, ठीक। यहाँ जो हमारा ये जो एंगल हो गया, ये थीटा एंगल हो गया हमारा। ये जो थीटा है ना, अच्छा, ये अब इसमें जो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ोगे सर्कुलर मोशन में, तो बेटा ये एंगुलर क्यों हो जाते हैं, ये जो आप ये जो सर्कल में जो घूम के जब हमारे जो वेलोसिटी में चेंज आते हैं, जो सर्कुलर पाथ पर जो होता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उन्हीं को हम कह देते हैं कोणीय विस्थापन या फिर कोणीय वेग। तो ये जो ये सर्कुलर मोशन में आप पढ़ते हो ना, ये क्या होते हैं, कोणीय वेग या कोणीय विस्थापन, ठीक। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल टर्म है, ठीक। तो ये जो थीटा जो ये जो एंगल बनता है, ये थीटा, ये होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर कोणीय विस्थापन। अब ये चीज़ आप लोगों को समझनी है, आगे देखिए कि एंगुलर वेलोसिटी जो हमारी होती है ना, या कोणीय वेग जो हमारा होती है, उसको हम ना एक साइन से एक सिंबल से हम डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं ओमेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओमेगा। कुछ इस तरीके का सिंबल जो होता है, और कई बार ना ये सिंबल इस तरीके से भी बना होता है, ठीक है। बेसिकली हमें ज़्यादातर जो डिनोट होता है ना, वो ये वाला साइन यूज़ होता है, ये ओमेगा का, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओमेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बात कि एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। बात आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं। तो बेटा जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब मैंने आप लोगों को वेलोसिटी पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि वेलोसिटी जो होती है ना, वो होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको कि जो हमारा वेग होता है वो होता है विस्थापन अपॉन समय, यही बताया था ना आपको। तो अब ये जो हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, तब भी ये ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक। तो ये तब हम क्या करेंगे कि ये जो मैंने कहा कि ये जो थीटा है, ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होगा, राइट। ये जब मैं कह रही हूँ कि ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये कोणीय विस्थापन अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगा, हमारी एंगुलर वेलोसिटी। अब जब बेटा अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की या फिर इस थीटा की, तो ये जो हमने जो आर्क जो की है ना ट्रेवल, ये जो एस नाम की है जो आर्क हुई यहाँ पर, ये जो सर्कमफेरेंस जो ए टू बी तक गया अपॉन रेडियस, ये हो जाएगा हमारा क्या, विस्थापन, क्या हो जाएगा ये, विस्थापन, ठीक है। तो ये जब एस अपॉन थीटा क्या हो गया, एस अपॉन आर। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एस अपॉन आर इंटू टी। ये जो चीज़ हमारी, ये थीटा ही को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस अपॉन आर तो हमारा थीटा हो गया, और गुना में क्या हो गया नीचे, टाइम तो था ही हमारा ऑलरेडी। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वेलोसिटी अपॉन आर, ठीक है। क्योंकि जब हमारा विस्थापन एस क्या है बेटा, ये एक तरीके से विस्थापन को जो दिखा रहा है, ये हमारा जो दूरी या विस्थापन हुआ है एस, उसी के लिए तो है। ये ए टू बी तक जो गया है, ए टू बी तक की जो ये आर्क है, यही तो हमारा विस्थापन है। तो ये एस अपॉन टी, वेलोसिटी जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने कहा कि वेलोसिटी होता है आपका विस्थापन अपॉन समय। तो ये चीज़ भी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एस अपॉन टी क्या हो गया, हमारा वेलोसिटी, और नीचे हमारा क्या रह गया, रेडियस या फिर त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बाद, ठीक, जो हमारा ओमेगा है वो रिप्रेजेंट करता है, वो होती है बराबर वेलोसिटी अपॉन रेडियस के, ठीक है। जब हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होती है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा होती है वेलोसिटी अपॉन रेडियस, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब हमें वेलोसिटी निकालना होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W इंटू, मतलब W कह रही हूँ, एंगुलर वेलोसिटी है ये बेसिकली, ठीक है, ये ओमेगा का साइन है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस क्या हो जाएगा, हमारा वेग हो जाएगा। इस तरीके से भी हम
वेग निकाल सकते हैं। अगर ये जो फॉर्मूला है इसको पुट करेंगे, ओमेगा इंटू रेडियस को करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस को करेंगे, तो हमारी क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी निकल जाएगी, जो हमारी जो लीनियर वेलोसिटी, नॉर्मल जो वेलोसिटी हम निकालते हैं वो निकल जाएगी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हम ये चीज़ तो हो गया रेखीय त्वरण की। अगर बात करें, अगर हमें नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ठीक है, जो हम एक्सेलरेशन पढ़ते थे वो, तो उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, वो कैसे निकलेगा, तो वो हो जाएगा बेटा अल्फ़ा। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फ़ा से, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, अल्फ़ा इंटू रेडियस या त्रिज्या, तो ये हो जाएगा हमारी रेखीय त्वरण। अब जब ये जो ऑब्जेक्ट जो है ना बेटा इस तरीके से जब घुमाते हैं, ठीक, तो एक ना फोर्स अप्लाई होती है, कहाँ, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, केंद्र में एक, केंद्र की ओर एक फोर्स अप्लाई होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर अभिसारी बल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर अभिसारी बल। और इस अभिसारी बल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या, mv² अपॉन रेडियस, मास द्रव्यमान जो है वस्तु का वो गुणा में वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, वेग का स्क्वायर, और अपॉन रेडियस या फिर त्रिज्या। तो ये हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन आ जाता है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप्य गति, ठीक है, क्या आ जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति में आपको ना एक छोटा सा, पहले ये चीज़ देखने की तो बाद की बात है, पहले ना आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, ठीक है, पहले आप लोगों को एक एग्जाम्पल की ज़रूरत है कि आप लोगों ने ना, जब आपने भाला फेंकने वाले को देखा होगा, जो मतलब जो जेवलिन थ्रोअर्स होते हैं ना, जैसे नीरज चोपड़ा है, ठीक है, काफ़ी नाम हुआ था जिनका अभी, तो जो रियो में जो ओलंपिक्स हुए थे उनमें भी काफ़ी मतलब नाम हुआ था, बहुत ही प्रचलित हो गए थे, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा की अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे जेवलिन थ्रोअर है, तो वो एक तरीके से जब जेवलिन को थ्रो करता है, तो बेटा वो क्या, मतलब जब अपने हाथ से वो उसको छोड़ता है एक एंगल बना करके, तो वो क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए हवा में रहता है और फिर उसके बाद वो नीचे आना शुरू होता है। वो नीचे आना क्यों शुरू होता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है ना वो पुल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर, ठीक है, तो वो नीचे आता है फिर, या और फिर नीचे गिर जाता है। तो ये चीज़ होती है, ये जो चीज़, ये जो कर्व्ड पाथ, ये जो जब हम छोड़ते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, अभी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जेवलिन वाला ही एग्जांपल हो, इसमें आप बॉल भी ले सकते हो कि आप अगर बॉल से खेल रहे हो, बॉल को आप इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रही हो, ठीक है, तब भी इस तरीके से ये पाथ जो है ना, प्रोजेक्टाइल पाथ जो फॉलो हो रहा है, वही चीज़ कि हवा में जो ये गया, ठीक है, हवा में गया और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ठीक, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो नीचे की ओर आया, तो ये चीज़ हो जाती है आपकी किसके अंदर, प्रक्षेप्य गति या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये चीज़ हो जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आ जाती है बात आगे सीखने की, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको सीखना है वो सीखना है ये कि जब भी आप कोई चीज़, किसी भी चीज़ को जब आप फेंकते हो, जब भी किसी चीज़ को थ्रो करते हो, तो आप उसको ना अपने हाथों से क्या देते हो, वेलोसिटी देते हो, अपने हाथों से उसमें स्पीड लाते हो या फिर वेग लाते हो। अपने हाथ जो जितनी स्पीड से, मतलब क्या करते हैं, जैसे जब दूर कोई ऑब्जेक्ट फेंकना होता है, तो जैसे जेवलिन थ्रोअर्स को आपने देखा होगा, तो वो अपने अंदर ना, ताकि दूर तक उनका भाला जाए, तो वो उस चीज़ को वेलोसिटी ज़्यादा लाने के लिए वो थोड़ा सा दूर तक भाग के आते हैं और फिर उस पॉइंट पर आकर फिर फेंकते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि एक डिस्टेंस कवर करते हैं और फिर उसके बाद फेंकते हैं, ठीक। तो ये चीज़, और हाथ में भी पावर होनी ज़रूरी है, हाथ में भी पावर होनी ज़रूरी है, वरना तो थोड़े से डिस्टेंस के बाद ही गिर जाएंगे जो भी आप चीज़ को थ्रो कर रहे हो, है ना। तो एक मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ना पर्टिकुलर एंगल की ज़रूरत होती है यहाँ पर, ठीक। तो ये जो एक मतलब हमने एंगल बनाया, ये जैसे यहाँ जब हम छोड़ा है, यहाँ चीज़ बात आ जाती है कि मैं अगर आपके सामने हूँ ना, तो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाऊँगी कि हाथ की जो मूवमेंट है, बेटा आप खुद सोचिए कि जब आप जैसे मान लीजिए बॉल को ही फेंक रहे हो, तो आपका एक जो हाथ का जो एंगल बनता है, हाथ का जो एंगल बनता है, ठीक है, आपने जब वो छोड़ते हो बॉल को, जो या कोई भी ऑब्जेक्ट है या भाले को छोड़ते हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वेग जो हुआ, इनिशियल वेलोसिटी हुई, तो उस फॉर्म में क्या हुआ कि पहले तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो खूब मतलब ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो चीज़ ऊपर गई ना, जब ऊपर गई ये चीज़, तब उस चीज़ को हम कहते हैं
उस चीज़ को हम कहते हैं एस्केंट, ठीक है, टाइम ऑफ एस्केंट। ये यहाँ से यहाँ तक जो ये ऊपर की ओर गई और फिर ये चीज़ आने के बाद ये नीचे आनी शुरू हुई, तो इसको कहते हैं डिस्केंट, या फिर नीचे जो आती है कोई भी ऑब्जेक्ट। और यहाँ जो ये जो दूरी है इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, या इसको आप अधिकतम ऊंचाई भी कह सकते हो, या इसको ज़रूरी नहीं है, इसको हम महत्तम ऊंचाई भी कह सकते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप लोग कहते हो ना कि मैम हिंदी में भी पढ़ाया कीजिए, तो आप तो सारे टर्म्स हिंदी में भी साथ में बताती हूँ। आई डोंट थिंक कि आपको अब ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, है ना। तो ये जो, और फिर ये जो हमें पता लगाना है कि भाई कितनी दूर तक हमारा कितना डिस्टेंस कवर किया, जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या फिर हमारा जो क्षितिजीय दूरी है वो कितनी रही, रेंज भी कह सकते हो इसको आप, कि कितनी रेंज रही। रेंज को क्या कहते हैं, हम परास कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो ये चीज़ हमें तमाम चीज़ों का पता लगाना होता है। तभी तो जो ये प्रैक्टिस करते हैं, ये जेवलिन थ्रोवर्स हो गए या फिर शॉट पुट जो फेंकते हैं, ये जो मतलब इनका जो थ्रो करते हैं, तो उनको प्रैक्टिस में क्या करना होता है कि अपने हाथ का ना ऐसा एंगल लाना होता है कि जिसके थ्रू जो उनका जो ऑब्जेक्ट है ना वो बहुत दूर जा कर के गिरे। तभी तो वो अपने रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं, तभी तो वो कुछ नए रिकॉर्ड्स बनाते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है इसमें। अब यहाँ अपना थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि क्या इसमें फॉर्मूला लगता है और क्या नहीं। तो यहाँ देखिए, ये जैसे आपका ये है वाई एक्सिस, ये है आपका ये आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर हम लेते हैं वाई साइन थीटा, ठीक है, इधर हम लेते हैं साइन थीटा। और ये जो यू है ना बेटा, ये जो यू है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इनिशियल वेलोसिटी को या फिर शुरुआती वेग को, ठीक। यहाँ हो गया हमारा यू कोस थीटा, ये हमने एंगल बनाया और यहाँ से हमने छोड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक, और यहाँ आके गिरा ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी पुल की वजह से। अब जब निकालते हैं टाइम ऑफ एस्केंट, जब हम निकालते हैं टाइम ऑफ एस्केंट, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, यू साइन थीटा अपॉन जी। ये जी है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए है, ठीक है। जब हमें निकालना होता है टाइम ऑफ डिस्केंट, जब जो वस्तु जब नीचे आनी शुरू होती है ना, वो एक टाइम पीरियड के बाद वो जब नीचे आनी शुरू होती है तो उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिस्केंट। जब हमें निकालना होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा यू साइन थीटा अपॉन जी। अब ये दोनों फॉर्मूला जब ये सेम बताया कि ये दोनों चीज़ ही बराबर है, तो आप कह सकते हो ना कि टाइम ऑफ एस्केंट टाइम ऑफ डिस्केंट के बराबर है। टाइम ऑफ एस्केंट बराबर है किसके, टाइम ऑफ डिस्केंट के। जो ये ऊंचाई पर गया, ठीक, जो ऊपर की ओर गया और जो नीचे की ओर गया, ठीक है, ये जो पहले ये ऊपर की तरफ गया टाइम ऑफ एस्केंट, फिर नीचे की ओर गया, ये दोनों ना बराबर होते हैं एक दूसरे के, ठीक। यहाँ से ना ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। आगे मूव ऑन करते हैं। तो एक चीज़ हो जाती है, एक चीज़ आ जाती है, ये वस्तु जब ये हवा में होती है ना तो उसको हम कहते हैं फ्लाइट, ठीक है। ये जो फ्लाइट है, ठीक है, हवा में जब वस्तु होती है उसको उड्डयन काल। अब ये जो उड्डयन काल निकालना होता है तो बेटा ये जो हम दोनों चीज़ों को, टाइम ऑफ एस्केंट को प्लस टाइम ऑफ डिस्केंट को, ये दोनों जब हम ले लेंगे तो हमारे क्या निकल जाता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाता है, उड्डयन काल हमारा निकल जाता है। यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, उड्डयन काल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट बारी आ जाती है किसकी, मैक्सिमम हाइट जानने की। जो मैंने कहा, जब मैंने आपको कहा कि यहाँ जो एक होती है, मतलब ये अगर मान लीजिए इसी तरीके से ऑब्जेक्ट गया है तो ये जो दूरी है ना ये मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करना होता है, तो इसकी ये महत्तम ऊंचाई निकालने के लिए यू स्क्वायर, इसका फॉर्मूला जो है वो है बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाती है एक चीज़ जानने की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी जानना ज़रूरी है कि कितनी दूर तक हमारा गया। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या फिर जिसे हम क्षितिज दूरी भी कहते हैं या फिर परास भी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्या है, क्या बताया मैंने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये जो जी है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो साइन की वैल्यू होती है, जब बेटा साइन की जब आपको वैल्यू आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, तो ये साइन की जो वैल्यू होती है ये अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग होती है, अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग होती है, ठीक है।
अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग होती है। तो ये जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ना, जब भी हम जो भी कोई भी चीज़ वस्तु को छोड़ेंगे या प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई चीज़ होगी, तो उसका जो एंगल होगा ना वो 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं भी लाई करेगा। 0 से 90 डिग्री तक कहीं भी लाई करेगा। अब ये जो 0 पर आपको पता होगा, जब ये साइन थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 0 पर जो वैल्यू 0 डिग्री पर वैल्यू होती है वो होती है 0। फिर आता है 30 डिग्री पर वैल्यू हो जाती है 1/2। फिर 45 डिग्री पर जो वैल्यू होती है, 1 मिनट ज़्यादा घिचमिच हो रही थी, तो जो 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू हो जाती है 0। 30 डिग्री पर हो जाती है 1/2। नेक्स्ट जब बात आती है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर हो जाती है 1/√2। फिर आ जाता है 60 डिग्री, तो ये हो जाती है √3/2। फिर आ जाती है हमारी 90 डिग्री, तो ये हो जाती है 1। तो 90 डिग्री पर ये मान लीजिए 1 जो है ये मैक्सिमम होती है एक तरीके से, ठीक है। तो मैक्सिमम जब हमें रेंज लानी होती है बेटा, आपसे अगर कोई पूछे कि जब जो रेंज होगी या जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम कब होगा, थीटा की वैल्यू ऐसी क्या होगी कि जो मैक्सिमम होगा। तो बेटा थीटा की वैल्यू अगर हमारे 45 डिग्री है ना, हमने अगर 45 डिग्री जो एंगल है, तब हमारा जो रेंज होगी ना वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि साइन 2 थीटा की बात हो रही है। 2 × 45 जब आप करोगे तो ये 90 डिग्री, ये जब होगा ना तो ये चीज़ मैक्सिमम होगी। तो ये चीज़ जाननी आपको ज़रूरी है। साथ ही एक बात और बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इसके कुछ जैसे एग्जांपल्स भी आपको जानना ज़रूरी है कि जो मिसाइल की जो मूवमेंट होती है ना, जो मिसाइल की मूवमेंट होती है वो हो गया। तोप का अगर गोला जो तोप जो का गोला जो छूटता है, ठीक है, वो भी कुछ इस तरीके से ही जा कर के गिरता है, तो वो चीज़ भी हो गई, किसी के अंदर आ जाती है। जेवलिन थ्रोवर्स हो गई, या फिर बॉल जो आप थ्रो करते हो, ठीक है, बॉल को जो थ्रो करते हो और वो इस तरीके से आकर गिरे। या फिर आपने फुटबॉल मैच में देखा होगा कि फुटबॉल को जब आपने फुटबॉल को किक करते हो और वो इस तरीके से उड़ करके, ठीक है, इस तरीके से हवा में होकर के नीचे गिरती है। तो ये सब एग्जांपल्स है किसके, प्रोजेक्टाइल मोशंस के। ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस के। आई होप कि आपको ना समझ में आ गए होंगे जितने भी मैंने आपके साथ टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको यही बताया है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि कोई भी वस्तु जिसको आप क्या करते हो, छोड़ देते हो कुछ मोशन में आने के बाद, या अपने जो इनर्शिया उसके अंदर होता है तब आप छोड़ते हो, तो वो कुछ टाइम हवा में रहने के बाद फिर नीचे गिरती है, तो ये हो जाता है आपका क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। तो सारे मोशन लगभग मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी बता सकते हो, कोई सजेशन हो दे सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।